हेलो साथियों, वेलकम टू रैली स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 25 मई 2023 सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। ये इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस है हमारा आज का। क्लियर है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन हमें पूरे के पूरे मिल चुके हैं, जो कि पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि गाइस इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप है, तो आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आप, क्योंकि काफी सारे लोगों को हमने स्कोर देखा है, कोई भी स्कोर अभी तक इतना ज्यादा नहीं आ पाया है किसी के भी। यानी अगर एवरेजेबल हम देखें तो 60 के समथिंग ही नंबर आ रहे हैं, इससे कम ही आ रहे हैं, ज्यादा किसी के भी नहीं आ रहे। कोई कोई है जिनके 70, 73, 78 तक नंबर आ रहे हैं, बाकी एवरेजेबल जो नंबर आ रहे हैं वो 60 से नीचे आ रहे हैं। तो आप अच्छे से एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। क्लियर है। ऑनलाइन एग्जाम की देखिए, यहाँ पर हम 5 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो सभी मिल चुके हैं, पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। और आज की जो शिफ्ट है, हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अनिल चौहान जी ने भेजे, जो कि भिंड से हैं। इन्होंने 76 स्कोर किया है। और अजित कुमार जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 69 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने हमें क्वेश्चंस आज सेंड किए हैं सेकेंड शिफ्ट में, तो जो कि हम क्वेश्चंस कवर आपको करवाएंगे। अगर आपका भी एग्जाम है गाइस कल मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, तो आप हमें इन नंबर पर 7999087885 इन पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन है वो हम आपको दे पाएं। तो इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा एनालिसिस आपको कवर करवा पाएँ। क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपका एग्जाम हो, जब क्वेश्चंस हमें नंबर पर जरूर से सेंड करें एग्जाम होते ही, ताकि हम आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए सटीक आपको दे पाए। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल पाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर रहा है जीके करंट अफेयर का। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही जवाब रहेगा 47। मध्य प्रदेश राज्य में कुल जो सीटें हैं विधानसभा की ये है 230 सीटें, और इसमें से सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षित है ये 148 है। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें यहाँ पर सुरक्षित है, यानी कि आरक्षित हैं। क्लियर है। और मध्य प्रदेश में एक सदनी विधानसभा है। विधानसभा की सीट राज्य की राजधानी भोपाल में है। क्लियर है। विधानसभा की जो सीट है या फिर विधानसभा जो है ये कहां पर है आप सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को बताइए शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसने संविधान को तैयार करने के लिए दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप इसने ले लिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया। ये पॉइंट नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है ये इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में विस्थापित किया गया है, या किस राज्य को बेसिकली इसके लिए मंजूरी दी गई है? इस तरह से करंट का क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा और 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला होगा। और यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभ्यारण्य बेसिकली होगा। क्लियर है। और यह दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में होगा, जो बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरन और एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण में शामिल है। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपकी एग्जाम में सिमिलर जो क्वेश्चंस है, जैसे कि ये क्वेश्चंस पूछा गया, अब आगे से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए डिटेल जरूर से कवर करें आप। 2 मिनट आप एनालिसिस तो वैसे भी देखते हैं, थोड़ा सा और देख लिया करें 2-5 मिनट और, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड सारे आपको पॉइंट पता चल पाए। क्लियर है। तो नोट डाउन करते चलिएगा सारे पॉइंट, और इसकी पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन पर डाल देंगे टेलीग्राम पर, दोनों जगह, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में 110% पूछा जाएगा।
52 वर्षीय टैगोर को 1913 में यह सम्मान प्रदान किया गया था, जब इनको दिया गया था 52 वर्ष, तो 1913 में इनको दिया गया था। बेसिकली इतना आप याद रखिएगा। उनके काम गीतांजलि के लिए बेसिकली इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो अपनी गीतांजलि जो इनकी रचना थी इसके लिए इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था। गीतांजलि और साधना उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। कवि, नाटककार, उपन्यासकार, भारत के राष्ट्रगान के लेखक भी ये हैं। क्लियर है। और 1901 में उन्होंने प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की इन्होंने, जिसके बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जाना जाने लगा। तो याद रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जाना जाने लगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी, किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी 1901 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन में से किसे सम्मानित किया? सही जवाब रहेगा नरेंद्र मोदी को। देखिए 2019 में मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से जो सम्मानित किया, नरेंद्र मोदी को किया। 2019 में मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और भी जो अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं देशों के सर्वोच्च सम्मान, वो हमने डाल दिए ताकि आगे से पॉइंट बने आपके कवर हो जाए। वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की, तो उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फिलिस्तीन देश के द्वारा दिया गया 2018 में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद जो पुरस्कार दिया गया, यह नरेंद्र मोदी को दिया गया। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये रूस के द्वारा दिया गया। और पीएम मोदी को 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान बेसिकली किया गया था। तो बहरीन ने 2019 में यह सम्मान प्रदान किया। तो ये एक नज़र देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आपका निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्रिकेटर द वॉल के नाम से प्रसिद्ध है? गाइस जितने भी क्रिकेटर हैं उनके उपनाम आप जरूर से याद कर लीजिएगा, किस किस नामों से जाना जाता है, और इनके बारे में भी याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा क्रिकेटर दिवॉल के नाम से प्रसिद्ध है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ याद रखिएगा, दिवॉल का शीर्षक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और उन्हें क्रिकेट इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। यह उनके करियर के चरम के दौरान बल्लेबाजी के प्रदर्शन में दिखाई गई उनकी दृढ़ता और एकाग्रता की लंबी अवधि के लिए बेसिकली एक सम्मान है, इसीलिए दिवाल इनको शीर्षक दिया गया है। राहुल द्रविड़ की बात करेगा, इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्लियर है, इसलिए भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। और 11 जनवरी 1973 को इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है आपकी ये। शाहजहां ने अपनी शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक करीबन 30 साल तक राजवंश पर शासन इसने किया था शाहजहां ने। और शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में आगरा में कैद कर लिया था। तो याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने कैद किया था? शाहजहां को तो औरंगजेब ने किया था, उसका बेटे ने। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कोई सा वर्ड था यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने याद नहीं दे पाया है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन था कि किस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे। ये आंसर उनको पता था कि राजनाथ सिंह सही जवाब है इसका, बट ये जो वर्ड है याद नहीं रहा है कि किसके टाइम पर यहाँ पर बात की गई थी। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। और रक्षा मंत्रालय का गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया। रक्षा मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रक्षा मंत्री की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो पाउंड मिस्र देश की बेसिकली मुद्रा है ये पाउंड। और मिस्र आपको ऑप्शन में दे रखा था, मिस्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिस्र की मुद्रा पाउंड है जो 100 पॉइंटर्स में विभाजित पॉइस्टर्स में विभाजित है। इसे ले के रूप में संक्षिप्त किया गया है, जिसका अर्थ लिवरे इजिप्टियन होता है। मिस्र के पाउंड के लिए फ्रैंक बेसिकली फ्रेंच ये बेसिकली है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। तो क्वेश्चन बने कि मिस्र की राजधानी कौन सी? तो काहिरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अरबी इसकी आधिकारिक भाषा मानी जाती है मिस्र की। गाइस जो पाउंड है आपके, पाउंड देश की जो मुद्रा है बेसिकली पाउंड जो है ये और भी देश की मुद्रा है। तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है कौन कौन से देश की मुद्रा है पाउंड। तो यूनाइटेड किंगडम पाउंड स्टर्लिंग ये मुद्रा है यहाँ की। मिस्र की है मिस्री पाउंड है ना, मिस्री पाउंड। और लेबनान की है लेबनानी पाउंड। दक्षिण सूडान की दक्षिण सूडानी पाउंड। सूडान की है सूडानी पाउंड। और सीरिया की है सीरियन
पाउंड। तो इनके नाम से ही आप आसानी से याद रख सकते हैं, बस आपको यूनाइटेड किंगडम में याद रखना है पाउंड स्टर्लिंग, और बाकी सभी के तो नाम से ही आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, ये पाउंड मुद्रा वाले देशों की लिस्ट है, तो आप याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो रहा है वेनेजुएला रहा है, वेनेजुएला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में, यह आपराधिक या फिर भ्रष्ट भी आप एज अ वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लियर है। बट ये आपका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा गया है उसी फॉर्मेट में आपको ये दिखाई, जो क्वेश्चन है ये आपके लिए यहाँ पर मेंशन करवा दिया है। तो हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की या अपराधी देशों की रैंकिंग साझा की है, और इस सूची में वेनेजुएला जो है ये टॉप रैंक पर आया है, जिसे पापुआ न्यू गिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका, चौथे पर होंडुरुस, पांचवें पर ट्रिनिडाड और छठवां पर गुयाना है, सातवें पर सीरिया, आठवें पर सोमालिया, नौवें पर जमैका, क्लियर है। तो ये देश है, बेसिकली ये देश है जो आप याद रखिएगा, क्लियर है। और भारत का जो है इसमें 77वां स्थान पर खड़ा हुआ है, भारत जो है इसका 77वां स्थान है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। 77वां स्थान किसका है? भारत का है। भारत के लिए स्पेशली याद रखिएगा, तुर्की, जर्मनी, जापान अपराधी देशों में सबसे कम रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नगोजी ओंकोजो आईविएला कौन से नंबर के हैं? तो ये WTO के महानिदेशक है ना, WTO की महानिदेशक है नगोजी ओंकोजो आईविएला इनका नाम है। तो 7वें नंबर की हैं ये महानिदेशक, ये पूछा गया है आपसे कौन से नंबर की हैं। नगोजी ओंकोजो आईविएला WTO के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। पॉइंट नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है, 1 जनवरी 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे में तत्कालीन सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में बेसिकली ये आया है 1 जनवरी 1995 को। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा चगताई तुर्किक भाषा में लिखा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अर्थात बाबरनामा जिसे तुज़-ए-बाबरी भी कहा जाता है। बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के केवल 2 सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, बाबर और जहांगीर। बाबरनामा इस्लामिक साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा मानी जाती है। बाबरनामा चगताई तुर्किक में लिखा गया जो बाबर की मातृभाषा थी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में स्पेन के साथ कौन सी समिट हुई? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं मिल पाया है हमें, इसके साथ हमें थोड़ी सी और डिटेल चाहिए थी, क्लियर है। तो हम आपको राइट आंसर भी बता सकते थे, बट ये क्वेश्चन इतना ही हमें मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है और यह माउंट आबू बस्ती से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है, और यह परिसर वन की पहाड़ियों की एक श्रृंखला के बीच में बसा हुआ है, यह स्थित है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला DNA बैंक किस राज्य में स्थित है? या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, एशिया का पहला DNA पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एशिया का पहला DNA बैंक उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ में स्थित है आपका, और इस बैंक को 2008 में लखनऊ शहर के बायोटेक पार्क में सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ स्थापित किया गया था, और यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा मानव DNA बैंक था, है ना। DNA बैंकिंग किसी व्यक्तित्व की आनुवंशिक सामग्री का सुरक्षित और दीर्घकालिक भंडार बेसिकली ये है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना है, ग्वालियर में रिक्त स्थान लगी हुई है वो किसकी है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। इसके अलावा पुस्तक पूछी गई कि पुस्तक किसकी है, इस तरह से, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आसियान की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी आसियान की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में, क्लियर है। आसियान बैंकॉक घोषणा बेसिकली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आसियान के संस्थापक पिता की अगर हम बात करें, संस्थापक की, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक है, क्लियर है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं गाइस, मात्र 2 क्वेश्चंस यहाँ पर ये है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए हैं आपको, विद आंसर पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाए हैं, क्लियर है। गाइस आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट देते हैं आपको, जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा गाइस, काफी अच्छा
टाइम भी है आपके पास में, स्पेशल ऑफर्स भी चल रहा है। और गाइस इस टेस्ट सीरीज में इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा आपको कि आपको बड़े आराम से जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा रहे हैं सुबह की शिफ्ट में, और अब हमने कवर करवाया है आपको इतना, पूरे के पूरे टॉपिक आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डला है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा उन टॉपिक की। और फुल लेंथ FLT भी डले हैं, करंट अफेयर के टेस्ट भी डले हैं, नेशनल करंट अफेयर भी डला है, ई बुक्स भी डली है। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज है और सेम पैटर्न पर आपको मिलेगी। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये, और ये हमारी MP कांस्टेबल की नई टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है इसमें आपका, पटवारी, आबकारी, आरक्षक और ये जो जेल प्रहरी के पेपर हो रहे हैं सभी के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे इन सभी टेस्ट सीरीज में। तो इनके आप जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की बुक है, ये 2022 की है, और ये MPGK की टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, ब्यूटेन का अनुभार कितना होता है? ये 58 होता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही दिशा में बल और विस्थापन लगता है तो क्या होता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्लियर है? इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गाइस शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चंस पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध से, विलोम शब्द से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, पर्यायवाची से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी आपकी पूछी गई आज की सेकंड शिफ्ट में, तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके अलावा समाज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित काव्य, मिश्रित वाक्य, तो इनसे भी क्वेश्चन बनाए हैं आपका। अलंकार से एक क्वेश्चन बना है, रस से क्वेश्चन बना है, विशेषण से क्वेश्चन बनाए हैं, राष्ट्रपिता में कौन सा समास है? समास से ये क्वेश्चन बनाए हैं। शब्द युग्म वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वर्णमाला से क्वेश्चन बने हैं आपके, भूतकाल भविष्यकाल यानी कि इनसे भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मुहावरे आपके पूछे गए, तो और इसके अलावा कारक पूछे गए, घबरा जाना, इस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। घबरा जाना इस तरह से कोई किस रिक्त स्थान का अर्थ है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा एक नज़र। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में गाइस एंटोनियम से 2 क्वेश्चंस बने, सिनोनियम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछा गया है आपका, और PQRS यानी पैराजम्बल से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 7-8 क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर। ईरर वाले 1 क्वेश्चन बना है, नरेशन से 1 क्वेश्चन बना है, और आइडम से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्लियर है? तो यही टॉपिक बेसिकली आपके आ रहे हैं। मैथ्स में बात करें, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बने, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 से 4 क्वेश्चंस, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, एज वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, SICI से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, ज्यामिति से 1 क्वेश्चन बना है, संख्या पद्धति से भी क्वेश्चंस बना है, मिश्रण से 1 क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा नामधारा से 1 क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से 200 को 3 क्वेश्चन है, और समय कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन है। तो ये सभी टॉपिक बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यही टॉपिक आपके एग्जाम में अब आगे भी लगातार पूछे जाएंगे। बाकी हमें कल का और पता चल जाएगा कि किस तरह से पैटर्न आ रहा है, उसके बाद में तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि अगर आज ही 3 शिफ्ट हो जाती तो हमें पूरा पता चल पाता, बाकी 2 शिफ्ट अभी तक हुई है, तीसरी जब तक नहीं हो सकती तब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं। वैसे तो व्यापम के एग्जाम में, ESB के एग्जाम में कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते कि कहाँ से किसी भी आपकी शिफ्ट में पैटर्न चेंज कर सकता है, बट फिर भी हम हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें और आगे की स्टडी किस तरह से हमें करनी चाहिए उसका पता तो हमें अब चल ही चुका है खैर कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, पर आप आगे भी हम बताते चलेंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिएगा। जो टॉपिक अभी तक हमने कवर करवाए हैं आपको फर्स्ट में सेकंड में, उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिएगा। और टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज में सारे टॉपिक डाल रखे हैं, नामधारा, क्षेत्रमिति, समय कार्य से, हिंदी में भी अलग अलग टॉपिक डाल रखे हैं, है ना, इंग्लिश में भी डाल रखे हैं। इसके अलावा जीके के टॉपिक डाले अलग अलग, तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट जरूर से लगा दीजिएगा, टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट हमने अपडेट कर दिए हैं। क्लियर है? तो इसमें सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, और ये ई-बुक्स है हमारी। इस वीडियो की PDF से आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं इसका, तो इसकी PDF आपको बेसिकली एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि सबसे सटीक और सबसे पहले सबसे अच्छा एनालिसिस आपको मिल पाए, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो पाए, क्योंकि सबसे सटीक एनालिसिस की अगर आप चाह रखते हैं कि आपको पूरा एग्जैक्ट सटीक एनालिसिस मिले तो थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही पेपर छूटा, जैसे ही बच्चे बाहर निकले वहां से, तो तुरंत तो कोई भी नहीं बता पाता है क्वेश्चंस, है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, इसलिए देर लग जाती है और आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा।
बाकी और भी लोग देते हैं सुपर फास्ट तरीके से, उनमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन फैक होते हैं वो आप सभी को पता ही है, आप सभी दिन रात उनको देख भी रहे हैं और आपको वो ऑलरेडी पता भी है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि सटीक मिले तो आप जब भी एग्जाम हो, जब हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको नंबर बता दिया, उन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? मिलते हैं हमारे कल की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।